हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम अध्ययन कर रहे हैं आज 8 विवाहों के बारे में। 8 विवाह, उनके प्रकार, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको बड़े आराम से इन 8 विवाहों के प्रकारों को समझना है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे या पूर्व की जो कक्षाएं हैं उसमें भी हमने इन 8 विवाहों के बारे में चर्चा की है, उल्लेख किया है। आज फिर पुनरावृत्ति करते हैं क्योंकि ये आपके टॉपिक का हिस्सा है। तो देखिए, 8 विवाहों के जो प्रकार हैं वो बताए गए हैं। अब कौन कौन से 8 विवाहों के प्रकार हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं, हम बात करते हैं ब्रह्म विवाह के बारे में। ठीक है, वैसे आपको मूल्यवान याद होंगे। ब्रह्म विवाह होता है, देव विवाह होता है, ठीक है, इसमें आर्ष विवाह आता है, इसमें गंधर्व विवाह आता है, इसमें प्रजापत्य विवाह आता है, इसमें असुर विवाह आता है, इसमें राक्षस विवाह आता है। तो इस प्रकार जो विवाहों का जो क्रम है वो बना हुआ है। प्रत्येक विवाह के बारे में लगभग सभी को जानकारी है, लेकिन फिर भी हम चर्चा करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि विवाह है क्या और किस विवाह में क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म विवाह की। देखिए, ब्रह्म विवाह, इस ब्रह्म विवाह में होता क्या है। इस ब्रह्म विवाह को सबसे उच्च श्रेणी का विवाह जो है वो माना गया है। इसको सबसे उच्च श्रेणी का माना गया है। इस ब्रह्म विवाह में होता क्या है, इस ब्रह्म विवाह में जो लड़की के अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, विवाह करते हैं। क्या करते हैं, विवाह करते हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। तो इसमें इस लड़की के जो माता पिता अभिभावक होते हैं वो एक सुयोग्य वर ढूंढकर उसके साथ क्या कर देते हैं, उसके साथ विवाह कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस ब्रह्म विवाह को सबसे सुयोग्य विवाह माना गया है और कालांतर में यही विवाह जो था वो अधिकतर क्या था, प्रचलन में था। एक जो आता है वो देव विवाह आता है। कौन सा विवाह आता है, देव विवाह आता है। इस देव विवाह में क्या होता है, देव विवाह में होता है कि जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता है उसके साथ ही जो लड़की है उसका विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, पुरोहित के साथ क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। तीसरा जो आता है, तीसरा जो विवाह आता है उसको बोलते हैं आर्ष विवाह। कौन सा विवाह बोलते हैं, आर्ष विवाह बोला जाता है। इस आर्ष विवाह में क्या होता है, आर्ष विवाह में जो लड़की होती है, जो लड़की का पिता होता है, वो सामने जो वर पक्ष होता है उससे बैल जो होता है वो ले लेता है और उसके बदले में क्या करता है, विवाह कर देता है। गाय की प्राप्ति करने के बाद विवाह कर देता है। इसमें वर पक्ष से गाय बैल की प्राप्ति के बाद विवाह कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। ऐसा विवाह किसकी श्रेणी में आता है, ऐसा विवाह आर्ष विवाह की श्रेणी में आता है, क्योंकि गाय बैल लेता है इसलिए उनका नाम आर्ष पड़ गया। अब देखिए, अब जो आता है उसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। क्या बोला जाता है, प्रजापत्य विवाह बोला जाता है। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है कि जो लड़की के जो माता पिता होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं और उसमें जो संतान उत्पत्ति के लिए उस लड़की को आशीर्वाद देते हैं कि आप अपना जीवन जीजिए अच्छी तरह से। ये प्रजापत्य विवाह की श्रेणी मानना है। ये एक प्रकार से जो ब्राह्मण विवाह है और प्रजापत्य विवाह है, दोनों की जो श्रेणियां हैं वो समांतर हैं। उसमें भी माता पिता के द्वारा जो ढूंढा जाता है वो माना जाता है। प्रजापत्य में भी बिल्कुल यही काम होते हैं। इसमें
इसमें संतान उत्पत्ति के लिए क्या दिया जाता है? आशीर्वाद दिया जाता है। अगला जो आता है विवाह, उसको मानते हैं गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह माना जाता है? गंधर्व विवाह इसको बोलते हैं। अब देखिए, गंधर्व विवाह को आप लोग उसको प्रेम विवाह भी बोल सकते हैं, गंधर्व विवाह को आप लोग लव मैरिज भी बोल सकते हैं। तो इस विवाह में जो लड़का लड़की होते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद करने के बाद क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेम विवाह। ठीक है, प्रेम विवाह कहा जाता है। और प्रेम विवाह इतिहास में कालांतर से ही क्या था? प्रचलन में था, और वर्तमान समय में क्या है? प्रचलन में है। तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। तो इनको आप एक एक लाइन से जोड़कर ध्यान रख सकते हो। ब्रह्म विवाह माता पिता विवाह करते हैं इसमें, और देव विवाह में पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता है। आर्ष विवाह में वर पक्ष से जो लड़की का जो पिता होता है वो गाय लेता है और विवाह कर देता है। और प्रजापत्य विवाह में संतान उत्पत्ति के लिए क्या किया जाता है? आशीर्वाद दिया जाता है। और गंधर्व विवाह को क्या बोलते हैं? प्रेम विवाह बोलते हैं। ठीक है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसके बाद विवाह कर दिया जाता है। अब उसके बाद जो विवाह आता है वो विवाह आता है आसुर विवाह। कौन सा विवाह आता है? आसुर या असुर। ठीक है, कौन सा विवाह आता है? आसुर या असुर विवाह आता है। और आसुर और असुर विवाह का क्या मतलब है? इसका मतलब है युद्ध के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा, युद्ध के द्वारा क्या करता है? युद्ध के द्वारा उसे जीत कर लाता है, और उसके पश्चात क्या कर लिया जाता है? विवाह कर लिया जाता है। युद्ध के द्वारा नहीं, धन के द्वारा। धन के द्वारा, पैसे के द्वारा बलपूर्वक बोलते हैं आसुर विवाह। धन के द्वारा। ठीक है, ये कौन सा होता है? धन के द्वारा। तो आसुर विवाह जो होता है वो धन के द्वारा होता है। इसमें जो लड़की होती है, लड़की की कीमत अदा कर दी जाती है, उसको पैसे दे दिए जाते हैं उसके पिता को, और इस प्रकार से ये विवाह होता है। इसको बोलते हैं आसुर विवाह या असुर विवाह। ठीक है, अब देखिए, ये जो विवाह होता है इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। ये होता है बलपूर्वक। कौन सा होता है? बलपूर्वक जो विवाह किया जाता है उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, ये नीचे दिख रहा होगा ना, उसको ऊपर लिखते थोड़ा। तो राक्षस विवाह में क्या होता है? राक्षस विवाह में जो वर होता है वो जबरदस्ती के परिवार के लोगों के को हराकर, परास्त करके, उन्हें मारकर या कैसे भी करके जो विवाह करता है, इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। क्या बोला जाता है? राक्षस विवाह बोला जाता है। अगर एक विवाह होता है इसको बोलते हैं पैशाच विवाह। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पैशाच विवाह। और पैशाच विवाह में क्या होता है? इसमें जो लड़की होती है उस लड़की को जबरदस्ती, अब आप लोग कहोगे ऐसा तो राक्षस विवाह में भी होता है, यानी कि वो या तो सोती हुई हो या वो कहीं घूमती हुई हो, उसका अपहरण कर लो एक प्रकार से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ऐसे जो विवाह किया जाता है इसको पैशाच विवाह बोलते हैं, उसकी इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध। तो इस विवाह को क्या माना गया है? सबसे निम्न श्रेणी के विवाहों में शामिल किया जाता है। तो ये विवाह जो होता है इसको सबसे निम्न श्रेणी के विवाहों में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। और ब्रह्म विवाह जो है इसको सर्वश्रेष्ठ विवाहों में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों की इच्छा है कि आप लोगों को निम्न में से किस प्रकार का विवाह करना है। ठीक, समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक विवाह जो है उसका मतलब क्या है। देखिए, एक बार वापस से देख लेते हैं। ब्रह्म विवाह माता पिता की इच्छा के अनुसार, देव विवाह जो पुरोहित होता है, जो यज्ञ करने आता है, उसी के साथ विवाह हो जाता है। आर्ष विवाह बल जो बैल होता है, जो गाय होती है, वो दी जाती है। प्रजापत्य विवाह संतान उत्पत्ति के आशीर्वाद के साथ विवाह किया जाता है। गंधर्व विवाह लव मैरिज, प्रेम विवाह बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आसुर असुर जो विवाह धन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राक्षस विवाह
और इसके बाद पैशाच विवाह। ठीक है, समझ में आई? मिटा दें इसको। प्रत्येक विवाह के बारे में आपको पता चल गया। चलिए, अब देखिए विवाहों के प्रकार बता दिए गए हैं जो कि आपने पहले ही पढ़ लिए थे। अब देखिए इससे आगे क्या है, कुछ बातें बताई गई हैं विवाहों से संबंधित। ये बातें बताई गई हैं कि किन विवाहों के लिए वैदिक काल में जो है मान्यताएं जो दी गई हैं और किन काल में जो वैदिक काल में मान्यताएं नहीं दी गई। जैसे एक होता है अनुलोम प्रतिलोम विवाह। अब ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या होते हैं वो देखिए। ये आता है आपका विवाह निषेध में। किसमें आता है? विवाह निषेध में आता है, यानी कि विवाह की बातें की गई हैं। देखो ये कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो आप देखना। इसमें बातें ये की गई हैं कि विवाह जो है वो दो भाग में डिवाइड है। एक है प्रतिलोम और दूसरा है अनुलोम। अनुलोम प्रतिलोम, ठीक है। अनुलोम या अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, इसमें जो अनुलोम विवाह है, इसमें जो अनुलोम विवाह है, इस अनुलोम विवाह को क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। ठीक है, अब मान्यता क्यों दी गई है? प्रतिलोम विवाह को मान्यता क्यों नहीं दी गई, क्या कारण है इसके पीछे? तो देखिए अनुलोम विवाह है, इसमें यह बताया गया है कि जो शीर्ष जातियां हैं, जो उच्च जातियां हैं, वो नीचे की जो जाति है उसके साथ क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं। यानी कि मैं एक उदाहरण दूं आप लोगों को कि एक ब्राह्मण है वो क्षत्रिय के साथ विवाह कर सकता है, एक ब्राह्मण है वो वैश्य के साथ विवाह कर सकता है, एक ब्राह्मण जो है वो शूद्र के साथ विवाह कर सकता है। लेकिन नीचे की जातियां उच्च जातियों के साथ विवाह नहीं कर सकती। यानी कि एक शूद्र जो है वो वैश्य के साथ नहीं कर सकता, एक वैश्य जो है वो क्षत्रिय के साथ नहीं कर सकता, एक क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण के साथ नहीं कर सकता। इसमें ऊपर की जो जातियां हैं उनको क्या दी गई है? छूट दी गई है। अब क्यों दी गई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दी गई है। अनुलोम में ब्राह्मण सभी के साथ, ठीक है, सभी के साथ विवाह कर सकता है। क्या कर सकता है? विवाह कर सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन ये जो प्रतिलोम विवाह होता है, कौन सा विवाह होता है? प्रतिलोम विवाह होता है। ये उल्टे विवाह होते हैं और इनको क्या है? मान्यता नहीं दी गई। यानी कि छोटी जाति का जो होता है वो उच्च जाति से विवाह नहीं कर सकता। और इसकी बड़े कड़े शब्दों में जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें निंदा की गई है कि ये सारी चीज़ें धर्म के विरुद्ध हैं। एक निम्न जाति का और एक उच्च जाति का जो संबंध है वो नहीं बन सकता। ठीक है, उच्च जाति का संबंध निम्न जाति से बन सकता है, लेकिन निम्न जाति का संबंध उच्च जाति से नहीं बन सकता। अब देखो संबंध तो दोनों होता है। जैसे लड़की चलिए निम्न जाति की हुई और लड़का उच्च जाति का हुआ तो भी वो दोनों मिलेंगे ही। अगर एक लड़का निम्न जाति का होता और लड़की उच्च जाति की होती तो भी दोनों मिलते ही है। अब इसमें क्या है? प्रतिलोम जो
विवाह है उसकी क्या है, मनाही है। इसको वैदिक धर्म में अमान्य माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है, अमान्य माना गया है, और अनुलोम विवाह कर सकते हैं। क्या, क्यों, कैसे, आप लोग समझ सकते हैं नॉर्मली कि जो ब्राह्मण थे वो नहीं चाहते थे कि ऐसे संबंध जो है वो स्थापित हों। ठीक है, तो ये भी आपको दोनों बातें याद रखनी है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या है और इनके बीच में क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए नियोग प्रथा क्या है, नियोग प्रथा। अभी नियोग प्रथा क्या है, ठीक है, नियोग प्रथा है क्या, तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई लड़की है उसका विवाह किसी से हो गया, अगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, यानी कि वो जो पति है उससे उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, या फिर उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, या उसका पति उसे छोड़ के चला जाता है, जो भी कारण हो, तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरे के साथ क्या कर सकती है, संबंध बना सकती है और पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। बहुत उदाहरण हैं ऐसे वैदिक काल में। तो ये एक आपको परिभाषा याद रखनी है, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये नहीं जानना कि नियोग प्रथा क्या है। तो नियोग प्रथा में जो स्त्री होती है वो अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनके साथ संबंध स्थापित करके पुत्र प्राप्ति कर सकती है। इस प्रकार की जो प्रथा है वो वैदिक काल में प्रचलन में थी, आज तो पहले क्या। तो ये नियोग प्रथा क्या है, प्रचलन में थी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक जो शब्द आता है वो आता है अंतर जातीय विवाह। कौन सा विवाह आता है, अंतर जातीय विवाह आता है। सीधा सा समझ लीजिए, छोटी सी बात है, जब दो जातियों के वर्ग में आपसी विवाह होता है उसको अंतर जातीय विवाह बोलते हैं। अंतर जातीय विवाह वर्तमान में भी मान्य है, और गवर्नमेंट जो होती है उसको क्या करती है, प्रमोट भी करती है। अगर एक उच्च श्रेणी का लड़का है लड़की, या निम्न श्रेणी का लड़का है लड़की आपस में विवाह करते हैं तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, और उसके बदले में कुछ जो पैसे हैं वो भी मिलते हैं। प्रक्रिया बहुत कठिन है। ठीक है, तो ये अंतर जातीय विवाह का प्रकार होता है। दो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के मध्य में जब विवाह होता है तो वो अंतर जातीय विवाह की किस्म आता है, श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे व्यवधान पहले उत्पन्न थे। उसमें भी यही था कि उच्च श्रेणी का निम्न श्रेणी से कर सकता है। आज बिल्कुल ऐसा नहीं है, पहले था। और जो निम्न श्रेणी का है वो उच्च श्रेणी से विवाह नहीं कर सकता। उस विवाह की घोर निंदा की गई थी। और अगर उच्च श्रेणी की लड़की है और निम्न श्रेणी का कोई लड़का है, उसे प्राचीन समय में उससे जो उत्पन्न संतान होती थी उसको चांडाल की श्रेणी दी जाती थी। तो ये आज आपका एक छोटा सा लेक्चर रहा है। इससे हम आगे बढ़ेंगे, आगे अध्ययन करेंगे, और जो आपके आगे के जो चैप्टर हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।